हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा लेक्चर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर 11 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन एंड जेनरिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले कलेक्शंस जो हैं, कलेक्शन लाइब्रेरीज पढ़ने से पहले हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है हमारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स एंड रैपर क्लासेस। तो आज वाला जो लेक्चर है बेसिकली वो उसमें हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और रैपर एंड क्लासेस एंड ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है ये हम समझेंगे। उसके बाद चलेंगे हम हमारी कलेक्शंस लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत सारे कलेक्शंस का पढ़ने वाले हैं। लिस्ट हो गया, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस, कलेक्शन क्लास, मैप इंटरफेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम चलेंगे हमारे इनम पे और लास्ट हम देखेंगे हमारे जेनरिक्स एंड डायमंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जैसे कि DBMS है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और इसके साथ ही साथ हम इनके पैरेलली हमने प्लेलिस्ट जो है हमारी MCQs की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या फिर जनरल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ रहती है जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की, वो क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि आपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं और अगर आप अपना थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन MCQ सीरीज़ को देख सकते हैं, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, ये जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है या फिर हम इसको क्या बोले, वेर आर्ग्स, ठीक है। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट या फिर वेर आर्ग्स ये कब अपीयर हुआ, ये आपका जब जावा 5 जो कि एक बहुत बड़ा रिलीज था, जावा का वर्जन 5 एक बहुत बड़ा रिलीज था, उसके अंदर आपका ये वेर आर्ग आया था। ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट हैंड फॉर मेथड्स दैट सपोज एन आर्बिटरी नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ वन टाइप। देखिए, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। सपोज अभी तक अगर हमें दो सम करवाना था, ठीक है ना, हम एक मेथड बना रहे थे सपोज सम। अब क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट है कि वो 2 नंबर का सम भी करवा सकता है, 3 नंबर का भी करवा सकता है, 4 का भी करवा सकता है। मतलब कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं या फिर हम क्या बोले जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं वो अभी हमारे फिक्स नहीं है। यूजर आपके 2 नंबर्स को भी सम करवाना चाह रहा है, कई जगहों पे सपोज वो 3 भी करवाना चाह रहा है। इसका मतलब यूजर कह रहा है कि मैं 2 नंबर भी भेज सकता हूँ और मैं 1000 नंबर्स भी भेज सकता हूँ, ठीक है ना। बट मेरा मेन मोटो क्या है, इन नंबर्स का सम होना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक तरीका तो क्या हो सकता है, हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर दें। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि 2 पैरामीटर्स के लिए एक मेथड बना दें, फिर 3 पैरामीटर्स के लिए एक मेथड बना दें, ठीक है, या फिर 4 पैरामीटर्स के लिए एक मेथड बना दें। लेकिन देखिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है यूजर की वो तो अनलिमिटेड, एक तरीके से अनलिमिटेड हम क्यों बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यूजर ना 2 नंबर भी भेज सकता है और 1000 नंबर्स भी भेज सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 1000 क्या बोलते हैं, हम नहीं बना सकते मेथड्स, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो फीजिबल कोड नहीं लगेगा या फिर वो एक प्रॉपर रीडेबल प्रोफेशनल कोड नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, आपको काम तो सेम ही चीज करनी है, हमको सम ही करवाना है, लेकिन हमको 2 नंबर का भी सम करवाना है, 3 का भी करवाना है, 1000 नंबर का भी करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी आपकी कि आपको बहुत सारे सेम नेम से मेथड्स बनाने पड़ेंगे और उन मेथड्स की ओवरलोडिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि यूजर क्या करे, आप मेथड के अंदर क्या ले लो, आर्गुमेंट में एक एरे ले लो और वो एरे के अंदर नंबर पास करे और एरे की लेंथ के अकॉर्डिंग वो चेक कर ले कि जितने भी नंबर्स उसने भेजे हैं उतने नंबर्स को वो ऐड करके दे दें। तो चलिए पहले एक बार हम ये चीज करके देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि इन चीजों से ओवरकम करने के लिए वेर आर्ग अपना कैसे हेल्प करता है। तो हम चलते हैं हमारे कोडिंग सेक्शन पे। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर बना लेते हैं। ये लेक्चर नंबर हो जाएगा हमारा 47। 47 यहाँ पे हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बनाई क्लास हमारी, इसके अंदर बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब देखिए, एक जो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला तरीका है वो तो हमें पता है कैसे होता है। एक हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम एक यहाँ पर मेथड बनाते हैं, ठीक है ना, सम नाम से। एक तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग से तो कैसे कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग से तो कि मल्टीपल मेथड्स बना लें कि जिसमें अगर 2 आर्ग्यूमेंट सेंड करने, 3 करने, 4 करने, तो उस तरीके से आप मल्टीपल मेथड्स बना लो सेम नेम का, उसमें पैरामीटर्स अलग होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मेथड ओवरलोडिंग। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि हम इस यहाँ पे एक एरे पास कर देते हैं। तो हम सपोज यहाँ एरे पास कर देते हैं, ठीक है,
और इसके अंदर हम सम करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं वेरिएबल सम इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें डिक्लेयर करना होगा। अब देखिए एक तरीका और है, हमने एक फॉर ईच लूप पढ़ा था जो कि हम एरे के को ट्रैवर्स करने के लिए काम में लेते हैं। तो हम इसको और किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आईडी में, अगर मैं ये लिखूंगी, देखो मैंने क्या लिखा, एरे का नेम डॉट 4। तो देखो ये 4 से इसने 3 सजेशन दे दी कि आपको किस टाइप का फॉर लूप चाहिए, तो हमें फॉर ईच ही चाहिए फर्स्ट वाला ही, तो हमने इसको किया एंटर। तो देखिए इसने आपको एक फॉर ईच वाला लूप बना के दे दिया एरे के लिए। उसके अंदर हमें क्या करना है, सम परफॉर्म करना है किसका, जो भी वैल्यूज आती जा रही है आई के अंदर, और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न सम, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये है। इसमें देखिए दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज हम इसे कॉल करके देखते हैं। तो अगर हम इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस एरे के अंदर क्या करनी पड़ेंगे, जितने भी, सपोज अगर आपको 2 वैल्यूज पास करनी है तो आप 2 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 3 वैल्यूज का सम कराना है तो 3 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, और अगर 4 वैल्यूज का सम कराना है तो 4 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या करा, हमको क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं था, यानी कि हमें पहले से प्री डिफाइन नहीं था कि हमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का एरे बना दिया, ठीक है ना। और उस एरे के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे ही पास करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास होकर यहाँ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे ये आपका फॉर ईच लूप चल के वैल्यूज आपको प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए जब 1 और 2 भेजा तो क्या सम हो गया, आगे आपका 3। जब 1 2 3 भेजा तो सम हो गया कितना, 6, और 1 2 3 4 भेजा तो सम हो गया 10। तो देखो ये तरीका है। देखो इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि जो वेर आर्गुमेंट से आप काम करोगे वो भी यही होने वाला है, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी आप सम मेथड को कॉल करा रहे हो तो हमेशा यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पूरा इसको प्रॉपर सिंटेक्स आपको पास करना पड़ रहा है। तो ये एक लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए, इसी को ही सिंप्लीफाई करने के लिए आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन आया है वो क्या है, वेर आर्ग्स, ठीक है। अब वेर आर्ग्स क्या होता है, अब वेर आर्ग्स पैरामीटर मींस 0 और मोर आर्गुमेंट्स कैन बी पास टू अ फंक्शन। मींस यूजर की यही रिक्वायरमेंट थी कि उसको अभी ये आइडेंटिफाई नहीं था कि उसको 2 नंबर्स भेजने हैं, 3 नंबर्स भेजने हैं या 4 नंबर्स भेजने हैं। सपोज अभी हम एक स्मॉल प्रॉब्लम लेके चलते हैं, या फिर कोई भी नंबर नहीं भेजना, सपोज उसको कोई भी नंबर नहीं भेजना, इस तरीके से कि 0 नंबर भेजने हैं। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हो। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दोगे कि एक ही मेथड के अंदर वो 0 या उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट जो है वो उस फंक्शन के अंदर पास कर सकता है। अब ये वेर आर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्सिस से। एलिप्सिस का मतलब क्या है, 3 डॉट्स हम यूज करेंगे, और ये 3 डॉट्स क्या दर्शाएगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये कब यूजफुल होते हैं, व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू बी पास। ये मैंने आपको बताया, जब यूजर श्योर नहीं है कि वो कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेजेगा, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वेर आर्ग्स का यूज कर लेते हैं, जो कि क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो मेथड है उसके अंदर 0 या फिर उससे ज्यादा आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जावा 5 जो सबसे बड़ी रिलीज थी उसके अंदर ये वेर आर्ग्स का आपका फैसिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए सिंटेक्स क्या होता है, अभी हम यहाँ पे एरे ले रहे थे, उसकी जगह क्या है कि आपको जिस भी टाइप के पैरामीटर्स लेने हैं तो उसके लिए आप यहाँ क्या बना सकते हो, वेर आर्ग्स बना सकते हो। वो कैसे बनेगा, डेटा टाइप आपको लिखना है कि किस टाइप का आपको नंबर वैल्यूज एक्सेप्ट करवानी है, फिर आप 3 डॉट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट तो देखो, आई होप आपको समझ में आ गई है। ये नोट्स मैंने आपके लिए रखे हैं यहाँ पे कि अगर JDK 4 से पहले क्या था, आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे, वेरिएबल आर्गुमेंट वाली चीज हमारे पास नहीं थी, ठीक है ना, JDK 4 तक, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में चेंज होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, एक नया मेथड बनाना पड़ता था, और उस नए मेथड की वजह से क्या होता था, कोड की लेंथ भी इंक्रीज होती थी और रीडेबिलिटी जो होती थी वो कम होती थी। यानी हर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जैसे जैसे अगर एक भी चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, कोड की जो लेंथ है वो अननेसेसरली बढ़ रही है और रीडेबिलिटी भी क्या हो रही थी, उसकी रिड्यूस हो रही थी, ठीक है ना। अब
JDK 5 जो रिलीज हुआ उससे पहले क्या कर सकते थे, दो तरीके थे हमारे पास। अगर हमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो रही थी कि यूजर को अभी पता नहीं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने सेंड करने, तो या तो हम मेथड को ओवरलोड कर दें, ठीक है ना, कि जितने मेथड्स उसको जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो भेज सकता है पॉसिबल उतने नंबर ऑफ मेथड्स हम बना दें और मेथड्स को ओवरलोड कर दें। दूसरा तरीका अभी जो हमने देखा कि पुट्स द आर्ग्यूमेंट इनटू एन एरे एंड देन पासेस दिस एरे टू द मेथड। दूसरा तरीका अभी हमने जो करके देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना देते हैं आर्गुमेंट के अंदर और उस एरे के अंदर हम क्या करें, वैल्यूज को पास करें। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। तो इन दोनों, इनसे भी क्या तरीका हो रहा था कि क्या हो सकता था, एरर प्रोन, ठीक है ना, एंड रिक्वायर मोर कोड। मोर कोड क्यों, देखो यहाँ पे आपको हर बार क्या बनाना पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और यहाँ पे जो एरर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही थी। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए JDK 5 के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का, इसको वेर आर्ग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रॉम JDK 5 ऑनवर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मेथड है उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंगली उस मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस टाइप के मेथड्स क्या कहलाते हैं, वेर आर्ग्स मेथड। मतलब वो मेथड जिसके अंदर आपने वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर करे हैं वो मेथड्स क्या कहलाएंगे, आपके वेर आर्ग्स मेथड, ठीक है ना। ये फीचर जो होगा इससे ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको ऑफर करता है एक सिंपल और बेटर ऑप्शन। ये हम करके देखते हैं, ये इसका सिंटेक्स होता है। चलिए पहले इसको हमारे कोडिंग के अंदर करके देखते हैं और फिर हम समझते हैं ये कैसे यूज हो रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एरे के थ्रू करना था जो चीज, ठीक है ना। अब हम दूसरा एक मेथड बनाते हैं और उसके अंदर हम वेर आर्ग की तरह करते हैं। तो इसको एक बार हम कर लेते हैं कमेंट, इसे भी हम कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। अब हम एक मेथड बनाते हैं जिसको हम समझेंगे कि वेर आर्ग से कैसे होगा काम, ठीक है। तो एक वापस हम मेथड बनाते हैं स्टैटिक इंट सम, ठीक है। इंट देखो कैसे बनेगा, हमको वेर आर्ग से बनाना है तो वेरिएबल आर्गुमेंट्स कैसे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। ये ए हो जाएगा। देखिए काम तो ये भी यही कर रहा है, ये जावा जो है JDK क्या करेगा, इसको एरे में ही कन्वर्ट करके जो भी इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वो करेगा। लेकिन इससे क्या होगा, यूजर को एक सिंपलर वे मिल जाएगा चीजों को लिखने का, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का। पहले हमको एरे लिखना पड़ रहा था, बार बार ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, तो वो चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका ये वेर आर्ग्स आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक सम बनाते हैं, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाते हैं। देखिए फॉर ईच लूप चल पा रहा है ना, ए के ऊपर क्यों चल पा रहा है, क्योंकि JDK इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, एज एरे ही ट्रीट कर रहा है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप भेजेंगे वो किसके अंदर जाके स्टोर होंगे, एरे के इंडेक्सेस पे जाके। यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, सम के अंदर एडिशन करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल वैल्यूज का, ठीक है। तो सम प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने यूज कर लिया और यहाँ ये रिटर्न क्या कर देगा, सम। अब देखिए मेन डिफरेंस आप यहाँ पे इसको फील करेंगे जब हम इसको कॉल करवा रहे हैं। अब कॉल करवाते हैं और सपोज मुझे सबसे पहले दो नंबर्स का सम करवाना है, 1, 2। देखो कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आ रही। ये क्या कर रहा है, JDK क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एरे बना रहा है और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ये वैल्यूज जो है पास कर रहा है इस एक नंबर के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज अब मुझे करना है 3 वेरिएबल्स को सपोज सम कराना है, ठीक है ना। 3 वैल्यूज का सम कराना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। वो डॉट 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 क्या बता रहा है कि आप 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर पास कर सकते हैं। सपोज मुझे अब 4 वेरिएबल्स का सम करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेथड कॉल नहीं किया, ओके। तो देखिए इससे सिंप्लिसिटी क्या आ गई हमारी, कि अब हमें यहाँ पे हर बार क्या करना है, एरे को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करके पास करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल जैसे मेथड कॉल करते थे वैसे हम मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर वेरिएबल्स को पास कर देंगे। ये JDK का अब काम हो जाएगा, या JDK की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि इनको एज अ एरे पास करना है आर्गुमेंट में और यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। देखिए वैल्यूज आ गई हमारी 3, 6 एंड 10।
हमने पहले 2 वैल्यूज भेजी तो उन दोनों का सम हो गया, फिर 3 का आ गया सम और 4 का आ गया सम, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपको var args फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब एक चीज क्या हो सकती है, अभी हमने क्या बोला कि जो वेरिएबल आर्गुमेंट है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, 0 और मोर आर्गुमेंट्स। इसका मतलब अगर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं भी देना चाहूँ तो भी ये मेथड क्या हो जाएगा आपका, सिंपली कॉल हो सकता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं var args में आप 0 और मोर आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं। तो अगर आप 0 आर्गुमेंट्स भेजना चाह रहे हैं तो भी ये मेथड आपका सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके इसमें ये कि आपका अभी यहाँ पे सम के अंदर सम कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि अगर आप किसी चीज को सम करवा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 नंबर्स तो चाहिए जिनका आप सम करवाना चाहते हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अभी देखिए, अभी सम सिर्फ कॉल करा है विदाउट एनी आर्गुमेंट, तो हमारे पास सम की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यूज यहाँ पे भेजेंगे ही नहीं तो सम तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, उसकी लेंथ 0 ही पास कर रहे हैं आप एरे की। बट अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि एक कंस्ट्रेंट हम ये चाहते हैं कि जब भी यूजर इस मेथड को कॉल करे तो वो एटलीस्ट 2 नंबर्स जो है वो सेंड करे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कंपल्शन क्या लगा रहे हैं कि यूजर जो है 0 आर्ग्यूमेंट्स ना सेंड करे, एटलीस्ट वो 2 नंबर्स तो सेंड करे, और उसके अलावा वो अगर एक्स्ट्रा सेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स लिख सकते हैं, सपोज इंट फर्स्ट कॉमा इंट सेकेंड, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 वैल्यूज जो हैं ये तो आपको कंपलसरी है पास करना, उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो आप चाहे तो भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते। यानी कि अब ये किस तरीके का मेथड बन गया, 2 और मोर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जैसे अब ये मेथड्स आप कॉल करा रहे हो तो देखो फर्स्ट, ये जब हम सिर्फ 2 वैल्यूज भेज रहे हैं तो ये 2 वैल्यूज किस में जा रही है, 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में जा रही है। जब मैं 1 2 3 भेज रही हूँ तो जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, फर्स्ट के अंदर स्टोर हो रहा है 1, सेकंड के अंदर स्टोर हो रहा है 2, और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज है वो किस में जाएंगी, आपकी var args में। इसी तरीके से जब हम 4 वैल्यूज पास करें तो फर्स्ट के अंदर 1 पास हो रहा है, सेकंड के अंदर 2 पास हो रहा है, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज किस में पास हो रही है, आपकी var आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब मैं यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट्स भेजना चाह रही हूँ तो यहाँ मेरे मेथड में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड सम। कैन नॉट रिजॉल्व मेथड सम का मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसा कोई सम मेथड यहाँ पे नहीं मिल रहा है जिसके अंदर 0 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हो, क्योंकि ये मेथड क्या है, ये मेथड एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो आप भेजेंगे और उसके अलावा आप और वैल्यूज भी भेज सकते हैं, बट 2 वैल्यूज आर यहाँ पे भेजना जो है क्या है, कंपलसरी है। तो इस तरीके का यहाँ पे ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये आपका हो जाएगा, कमेंट कर देते हैं इसको, ये इस तरीके से, वरना एरर आएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली मेथड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि 2 से ज्यादा वैल्यूज, 2 वैल्यूज तो भेजें ही और 2 से ज्यादा भी भेज सकते हैं। तो उस केस में हमने क्या करा, यहाँ पे किस तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया, इंट फर्स्ट इंट सेकंड, और उसके बाद जितने भी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज इसमें, नेक्स्ट केस क्या आता है कि आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी कि जो var आर्ग्यूमेंट वाला डिक्लेरेशन है ये आप सबसे इनिशियल नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आएगा। ये एरर क्यों आएगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी कि अगर आप कुछ भी वैल्यूज भेज रहे हैं तो मैं कितनी वैल्यूज इसके अंदर रखूं और फिर बाकी वैल्यूज को आगे करूं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं 1 2 भेज रही हूँ तो ये 1 और 2 जो है इसको मैं var args में रखूं या फर्स्ट या सेकंड में इसको सेट करूं। इसी तरीके से अगर 3 वैल्यूज भेज रहे हैं तो कितनी वैल्यूज var args में रखनी है और बाकी वैल्यूज आपको फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में स्टोर करवानी है। या तो ये चीज का कंफ्यूजन क्रिएट होगा, या फिर आप पीछे से करें कि पीछे से आप कर रहे हैं कि 2 और 3 को फर्स्ट और सेकंड में डालें और फिर बाकी वैल्यूज को, लेकिन ये चीज आपकी जावा सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे एक कंपल्शन क्या आ जाता है कि अगर आप कभी भी var args डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको सिंपल सिर्फ var args डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अदर वेरिएबल्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स में var args डिक्लेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपने लिए हैं उसके लास्ट में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक्स। तो ये var args काफी हेल्पफुल हो जाते हैं जब आपको श्योर नहीं होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेंड करने हैं, और ये एक तरीके से आपको सिंप्लिसिटी भी प्रोवाइड करवाता है कोडिंग के अंदर, ठीक है। चलते हैं नोट्स की तरफ। तो होपफुली ये सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ लिख रखा है जिसके अंदर देखिए एक मेथड बनाया है m6 नाम से, जो कि var args एक्सेप्ट कर रहा है x वेरिएबल से, और यहाँ पे x की डॉट लेंथ, x डॉट लेंथ हम देख रहे हैं। तो जब हम ये भेजेंगे तो यहाँ पे x डॉट लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम मेथड बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर लेंथ कितनी हो जाएगी 1, इसमें क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो 2 हो जाएगी, और इसमें क्योंकि हम 4 आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी 4। ओके,
तो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। जावा वेर आर्ग्स अलाउ मेथड्स टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये हमने देखा। कैसे डिक्लेयर्ड होता है यूजिंग एन एलिप्सिस, ये भी देखा ही हमने कैसे यूज होगा, यूजेस एन एलिप्सिस लाइक वॉइड मेथड इंट डॉट 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 नम्स, ठीक है। इंटरनल हैंडिंग का मतलब क्या है कि मैंने जो अभी चीज बताई कि ये भी इसको कैसे ट्रीट करता है, जेडीके भी इसको एज अ एरे ही ट्रीट करेगा, बस वो है कि आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा, ओके। प्लेसमेंट में क्या है, मस्ट बी लास्ट इन द मेथड्स पैरामीटर, ये मैंने आपको बताया कि इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, हमेशा लास्ट ऑफ दी पैरामीटर, जितने भी पहले कंपल्सरी पैरामीटर है वो आएंगे और लास्ट में आपका आएगा इंट ए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रैपर क्लासेस एंड ऑटो बॉक्सिंग। देखिए अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज कर रहे थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने देखा इंटीजर, शॉर्ट, ठीक है, बाइट, लॉन्ग, ओके, फ्लोट, कैर। तो ये सब क्या थे, ये सब इंटीजर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिसमें हम क्या करते थे, इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे और वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन अभी तक हम कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हम यूज कर रहे हैं उनका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे, ठीक है ना। लेकिन रैपर क्लासेस जो होती हैं वो किस लिए यूज होती है, दिस रैपर क्लासेस इज अ क्लास whose object wraps or contains the primitive data types, means आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो उनको अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, रैपर क्लासेस। तो बेसिकली रैपर क्लासेस क्या होती है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उनको किस में रैप कर देती है, ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही है सबकी पेरेंट क्लास होती है ना, रूट क्लास है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो अगर नंबर है तो नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपकी रैपर क्लासेस क्या आ जाएंगी, बाइट के लिए आ जाएगी आपकी बाइट, शॉर्ट के लिए आ जाएगी शॉर्ट। तो अब आप ये देखिए हम बाइट या इंटीजर जैसे हम लेते थे तो इंटीजर हम तो कैसे लिखते थे, इंट लिखते थे, लेकिन इसकी रैपर क्लास क्या है, देखो कैपिटल आई से चालू होगी क्लासेस, हमें पता है कि हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इंटीजर के लिए रैपर क्लास क्या है, इंटीजर, ठीक है ना, आई से स्टार्ट होगा और फिर पूरा इंटीजर। लॉन्ग के लिए क्या है, लॉन्ग बट विथ फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फ्लोट के लिए क्या है, रैपर क्लास फ्लोट विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल। इस तरीके से डबल के लिए क्या है, डबल विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल। इस तरीके से बाइट के लिए भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बी एंड शॉर्ट के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल एस। कैरेक्टर जो हमारा कैर होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसके लिए आपकी रैपर क्लास कौन सी है, कैरेक्टर विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल। और बूलियन जो हम यूज करे थे उसके लिए आपकी रैपर क्लास होती है बूलियन, ठीक है। तो ये सब है रैपर क्लासेस। ये बेसिकली आपको क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है, टू कन्वर्ट योर प्रिमिटिव्स इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं। किसी प्रिमिटिव को अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वो आप रैपर क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, और ऑल्सो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है तो भी आप रैपर क्लास के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि आपको प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है या ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, ये दोनों जो फैसिलिटीज हैं यहाँ की कैसे प्रोवाइड करवाती जाती है, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर से, ठीक है ना। इसमें हम आगे और चीज देखते हैं, ठीक है। तो रैपर क्लास का आई थिंक इतना तो समझ में आ गया। हम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, है ना, उनको हमें अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रैपर क्लासेस। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे एक रैपर चढ़ा देती है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका रैपर जो है हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप पे चढ़ा रहे हैं, तो वो ही आपकी क्या हो जाती है, रैपर क्लासेस। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रैपर क्लासेस। और इससे क्या होता है, आपको और उन वेरिएबल्स पे, जब आप रैपर क्लास के थ्रू कोई भी वेरिएबल्स बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, बाइट टाइप का, तो उससे क्या हो जाता है, आपको काफी सारे यूजफुल मेथड्स भी मिल जाते हैं, लाइक कंपेयर टू, वैल्यू ऑफ एंड पार्सेक्स। बेसिकली ये हम जब कलेक्शंस समझेंगे, कलेक्शंस पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बट अभी ये समझने की जरूरत है कि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनको अगर आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो वो आप कैसे यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रैपर क्लासेस। बेसिकली क्या प्रोवाइड कराती है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन बिटवीन द प्रिमिटिव टाइप्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हो बिटवीन योर प्रिमिटिव टाइप्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, जब भी आपने कोई रैपर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो रैपर ऑब्जेक्ट बनने के बाद, यानी कि वंस इट इज क्रिएटेड, द वैल्यू ऑफ द रैपर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज। जो वैल्यू है रैपर ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो सकती। एक बार आपने क्रिएट कर दी तो रैपर ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी इसका मतलब ये रैपर क्लासेस किस तरह की क्लासेस हो गई आपकी, इम्यूटेबल,
कैसी क्लासेस हो गई आपकी ये इम्यूटेबल, क्योंकि एक बार अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्रिएट हो गई है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। यूटिलिटी मेथड मैंने बताई दिया कि काफी सारे मेथड्स आपको यहाँ मिलते हैं। किस लिए यूज होते हैं ये? बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग प्रिमिटिव्स इन अ कलेक्शंस। देखो अभी हम आगे जाके जब पढ़ेंगे कि एरे लिस्ट क्या होता है, हैश मैप क्या होते हैं, तो ये जो कलेक्शंस हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट ही वैल्यूज लेते हैं। तो उस केस में आपके लिए रैपर क्लासेस हेल्पफुल हो जाती हैं, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज अ ऑब्जेक्ट पास करने के लिए यूज होती है आपकी कलेक्शंस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज क्या है लास्ट, अलाउ असाइनमेंट ऑफ नल टू प्रिमिटिव वैल्यूज व्हेन नीडेड। इस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं रैपर क्लासेस बनती कैसे है। एक नया हम बना लेते हैं हमारा प्रोग्राम। ये हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, रैपर क्लासेस, ठीक है। हमारा बनाते हैं इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो देखिए अगर आपको कोई भी रैपर क्लास, सपोज मुझे इंटीजर की रैपर क्लास बनानी है, तो देखिए इसमें आई गया फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, इंटीजर जो भी आप वेरिएबल में बनाना चाह रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, न्यू, हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5। लेकिन देखिए इसमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है देखते हैं, इंटीजर इंट इज डेप्रिकेटेड सिंस वर्जन 9 एंड मार्क फॉर रिमूवल। जो ये इस तरीके से जो इसका सिंटेक्स है इसको इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया है एंड इट इज ऑल्सो मार्क फॉर रिमूवल। तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यूज कर सकते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। इससे वैल्यू ऑफ का मतलब क्या है कि ए के अंदर क्या वैल्यू डाल दे, 5, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इनिशियलाइज करने के लिए, और एक किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सब भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखो हम कह रहे हैं ना कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर पा रहा है ये। तो कोई भी अगर आप यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप दे रहे हो तो ये देखेगा कि अच्छा ये 6 दे रहे हैं, 6 किस टाइप का है, इंटीजर का, और इसको हम किस में असाइन करना चाह रहे हैं, बी में। और बी कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका, बी किस चीज का रेफरेंस है, बी भी आपका रैपर क्लास इंटीजर का ही रेफरेंस है। तो ये आपका कंपैटिबल है, यानी कि अगर आप इंटीजर की रैपर क्लास में कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि उसके अंदर की जा सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके उस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाएगी। ओके, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये दो तरीके से आप इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से वेरिएबल्स आप अपने इंटीजर के रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो इनके साथ साथ आपको काफी सारे मेथड्स भी मिल सकते हैं। तो जैसे अगर आप ए डॉट लगाएंगे तो देखिए ये मेथड्स आपको मिल जाते हैं इनके साथ में, ठीक है ना। कंपेयर टू हो गया, गेट क्लास हो गया, टू स्ट्रिंग, डिस्क्राइब कॉन्स्टेबल, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट क्या है, इट अलाउज द असाइनमेंट ऑफ नल टू प्रिमिटिव वैल्यूज। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है। कोई वैर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा, इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, हम बाद में जाके देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नल यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। क्या मतलब है, अगर कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या आनी है, बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो वहां पे पहले तो हम या तो क्या कर दे देते थे, यहाँ पे हम या तो इसको -1 दे देते थे या फिर हम 0 दे देते थे। लेकिन सपोज करें कि -1 या 0 वैल्यू या कोई भी वैल्यू अगर आप ऐसे दे रहे हैं जो कि एक्चुअल में वैलिड वैल्यू है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे रैपर क्लास आपको क्या हेल्प कर रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू अभी आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज अ नल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी है जिसकी वैल्यू सपोज अभी मुझे नहीं पता, तो मैं इसको यहाँ पे नल इनिशियलाइज कर सकती हूँ। ओके, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को नल इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं नल प्रिमिटिव वैल्यूज को, अगर आपको अभी पता नहीं है और बाद में रिक्वायरमेंट होंगी तो अगर आप चेंज करना चाहें। ओके, तो इसमें ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का मतलब भी यही है। देखो ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक वेरिएबल है a जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का है, इंटीजर a, ठीक है ना। इसको अब क्या करना है, हमने एक और इंटीजर, हमने एक रैपर क्लास बनाई जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया i, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या वैल्यू दे रही हूँ, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो ये जो कन्वर्जन होगा ना, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा, और इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग। मीन्स अगर किसी भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में आप क्या असाइन कराना चाह रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं, तो ये वाली जो बॉक्सिंग कहलाती है, कौन सी कहलाती है आपकी, ऑटो बॉक्सिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू a हो जाएगा, तो i के अंदर भी क्या वैल्यू चली जाएगी 20, और यहाँ पे हम j के अंदर डिक्लेयर करें तो चलो ये वाली चीज अभी डेप्लीकेट हो गई, तो आप यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ या 10 लिख के डायरेक्टली ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं j में। तो यहाँ वैल्यूज क्या आ जाएंगी 20 आ जाएगी, 20 a के लिए, i के लिए भी 20 आ जाएगी, और j के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये तो हुई आपकी ऑटो बॉक्सिंग की बात। अनबॉक्सिंग क्या होती है? अनबॉक्सिंग इसका बेसिकली रिवर्स है कि अगर आप इंटीजर का यानी कि आपकी जो रैपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है आप प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, और वो क्या हो जाता है आपका अनबॉक्सिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ch जो है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? आपका कैरेक्टर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या वैल्यू है a है, ठीक है ना। अब मैंने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया, ठीक है ना, उसके अंदर वेरिएबल बनाया a, और इसके अंदर मैं क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ ch क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखिए ये टाइप कंपैटिबल है, तो ये सिंपली क्या कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली ch की वैल्यू को किस में असाइन कर देगा? कैरेक्टर a के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये वाली जो टेक्निक है ये कहलाती है आपकी अनबॉक्सिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे 3 अगर हमने बनाए और एक हमने बनाया इंट a1 बना लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको एक बार हम हटाते हैं। हमने एक बनाया इंट a1 और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 4। अब मैं एक रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ i, तो मैं इस i के अंदर क्या कर सकती हूँ a1 डाल सकती हूँ। तो ये तो क्या कहलाएगी आपकी ऑटो बॉक्सिंग। जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जो आपकी रैपर क्लास है उसके ऑब्जेक्ट में, और दूसरा क्या हो सकता है, सपोज यहाँ पे हम एक इंटीजर एक और बनाते हैं, जे नाम से बना लेते हैं, जे के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 12, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाते हैं बी के अंदर हम डाल देते हैं जे। तो ये जो है ये टेक्निक क्या कहलाएगी आपकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग का मतलब क्या है, आप बेसिकली रैपर हटा रहे हैं, और रैपर हटाने के बाद जो भी आपकी वैल्यू है उसको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, आपके पास जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके ऊपर आप रैपर चढ़ा रहे हैं, और वो रैपर चढ़ाने के बाद उसको एक रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे हैं। तो ये दो छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनका आइडिया होना चाहिए कि ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है और अनबॉक्सिंग का मतलब क्या है। तो आज के लेक्चर में हमने दो हमारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेक्चर 11 के वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है एंड रैपर क्लासेस एंड ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम हमारे कलेक्शन लाइब्रेरीज देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।